गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कक्षा एकादश एंड द्वादश की विषय हिंदी, और इसका आज हम भाग एक पढ़ाएंगे, जिसमें 1 अप्रैल 2020 हमारे 11th एंड 12th में थोड़ा कोर्स 10th से अलग है हिंदी में, जिसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति शामिल है। इसमें व्याकरण नहीं है जो हमारी 9th-10th में होती है। इसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति शामिल है। रचनात्मक अभिव्यक्ति रचनात्मक अभिव्यक्ति में वो सारे विषय आ जाते हैं जो मीडिया से संबंधित हैं, जिसमें जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारिता लेखन, रिपोर्ट लेखन, आलेख, पुस्तक समीक्षा, फीचर आलेख, ये हम आपको अलग अलग क्षेत्र के बारे में समझाएंगे, बताएंगे कि हम कैसे प्रयोग करते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति है क्या? रचनात्मक अभिव्यक्ति वह है जो छात्र के विचारों को, क्योंकि जो 11वीं 12वीं का छात्र है उसका चिंतन स्तर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो किताबी वो है कि किताब से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछना, ये करना, ये केवल 10th तक लागू रहता है। लेकिन 11th-12th में आकर हम छात्र से अपेक्षा रखते हैं कि वह अपने विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सके, जिससे हमें यह पता चल सके कि छात्र क्या सोचता है, छात्र के मन में क्या विचार हैं, और छात्र अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को कैसे रख सकता है, वह क्या सोचता है। तो वह अपने विचार शब्दों के माध्यम से वो लिखेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि छात्र ने क्या सीखा और इसके क्या विचार हैं, और ये समाज के लिए क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से मिलेगा, जिससे छात्र के विचारों का पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो सकेगा। तो यह रचनात्मक अभिव्यक्ति वही प्रक्रिया है जो 11वीं 12वीं के लिए छात्रों को CBSE ने लागू की है, और इसके लिए आज मैं रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से कुछ जनसंचार के माध्यमों से संबंधित बातें करूँगा कि जनसंचार माध्यम आखिर है क्या। जनसंचार, इसमें सारा मीडिया आ जाता है, मीडिया की प्रक्रिया आ जाती है। मीडिया है क्या, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे कि जैसे जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, अन्य जितने भी ये साधन हैं, ये सब संचार माध्यम से आते हैं, और इनकी ये प्रक्रिया कैसे होती हैं, इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये संचार क्या है, इसमें क्या क्या बातें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये क्या है, डाक तार पे डाली जो पहले हुआ करती थी वो क्या है, ये सब हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से समझेंगे और न पढ़ेंगे कब से, और ये जो व्यवस्था है कब से चली आ रही है, कैसे कैसे कार्य कर रही है, मुद्रण माध्यम क्या है, जो हम टाइप करते हैं, टाइप मशीन के माध्यम से जो हम किताब लिखी जाती हैं, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ये कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से पढ़ेंगे, और ये कक्षा 11 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मेन तो कक्षा 12 के लिए ही है, क्योंकि कक्षा 12 जो बच्चा बोर्ड की परीक्षा देगा उसमें से संबंधित रचनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित कुल 20 से लेकर 25 मार्क्स अंक तक का
अंक तक का पेपर में आता है। और अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे तो हम इतने मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से। और यही प्रक्रिया हमारी बुक्स, इसमें कक्षा 11-12 में 2 बुक्स हैं, 2 किताब जिनके नाम हैं आरोह, दूसरा वितान। ये 2 किताब हैं सिलेबस के लिए। और व्याकरण इसमें नहीं है, इसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति और माध्यम विषय वस्तु में है, विषय वस्तु में शामिल है। विषय वस्तु में शामिल है, जिसमें अपठित बोध, अपठित बोध में आपका गद्य पद्य दोनों आ जाते हैं, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के माध्यम से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। दूसरा रचनात्मक में आपका निबंध आ जाता है, निबंध और पत्र, जनसंचार आलेख, पुस्तक की समीक्षा, फीचर, लेखन। ये सभी हम आपको तैयार कराएंगे कि निबंध और पत्र हमें कैसे लिखना चाहिए, जनसंचार माध्यम क्या है, आलेख कैसे लिखा जाता है, पुस्तक की समीक्षा कैसे की जाती है, फीचर लेखन की कला का विकास कैसे करना है, फीचर कैसे लिखा जाए। जैसे भी आप कक्षा 10th में आपने विज्ञापन का अध्ययन किया होगा, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, एक सुंदर अच्छा विज्ञापन के लिए हमें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कक्षा 10 में पढ़े। लेकिन अब कक्षा 11 और 12 के लिए ये सब चीज़ें हैं, निबंध है, पत्र है, जनसंचार, आलेख, पुस्तक की समीक्षा, फीचर आदि हमें और भी इसमें तैयार करने होंगे। और बाकी 2 पुस्तक हैं जिसमें आरोह और वितान से क्वेश्चन आंसर आते हैं। आरोह पुस्तक में गद्य और पद्य ये दोनों से संबंधित अध्ययन करेंगे हम। ये सब मिलाकर हमारे अध्याय बनेंगे, जिससे हम पूर्ण पेपर की तैयारी करेंगे। और पूर्ण पेपर तैयार करने के लिए हमें वही सारा अध्ययन करना होगा, जिससे हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। हमें सभी ये आरोह पुस्तक है, इसमें हो गया। दूसरा एक हमारी वितान बुक है, वितान में आपकी स्टोरीज होती हैं, 3-4 स्टोरी होंगी इसमें, जिसको हमें अध्ययन करना है। और 4 या 6 अंक के प्रश्नोत्तर आते हैं, जो हम प्रश्नोत्तर आते हैं अगर हम अच्छे प्रकार से इस वितान और आरोह को पढ़ेंगे तो हम प्रश्नोत्तरों के आंसर भी दे पाएंगे। और प्रश्नोत्तर जो होंगे, खास बात यह है इसमें कक्षा 11 और 12 में 11, 12
एकादश द्वादश। इसमें खास बात यह है कि जो प्रश्नोत्तर आते हैं वो किताब से कमाएंगे। किताब के चैप्टर यानी अध्याय से तो होंगे, परंतु वो बच्चों की अभिव्यक्ति देखेंगे। इसमें क्वेश्चन ऐसे देंगे कि वो बुक में आंसर को कहीं किताब या गाइड में उसका आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे, बताइए आपने इस पुस्तक को पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ा, इस अध्याय को पढ़ा, इसके अध्याय के पढ़ने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन होंगे इसमें कि आप इससे क्या समझते हैं, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, आप अपने विचारों के माध्यम से इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। या उसमें कहेंगे कि अध्याय को पढ़ा कि बताइए अगर आपके अनुसार अगर इसमें ऐसा कर दिया जाए तो आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे की चिंतन शक्ति को देखना पड़ता है, चिंतन शक्ति क्या सोचती है, बच्चा इसके माध्यम से क्या जवाब देगा, बच्चा का चिंतन कौन से स्तर का है और वो अपने जवाब कैसे देता है। इसके माध्यम से हम ऐसा पता करेंगे कि बच्चा क्या सीखा है, बच्चे की चिंतन शक्ति कहाँ तक सुदृढ़ हुई है और वो अपने विचार कहाँ तक प्रस्तुत करता है, या जो अध्याय उसने पढ़ा उसमें उसने क्या सीखा और उसे सीखने के बाद वो क्या आंसर दे सकता है। ऐसी तैयारी हम कक्षा में कराएंगे। हाँ, अगर हमने उस अध्याय को पढ़ाने के बाद हम छात्र से ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं, अगर वो कहीं गलती कर रहा तो हम उसको सिखाएंगे, हम उसको बताएंगे कि बेटे इसका आपने जो वो लिया है, आपने जो सीखा है वो उचित नहीं है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें ये शिक्षा मिलती है। फिर वो बच्चे का विकास होगा, फिर वो अपने विचार भी प्रस्तुत करेगा, अपने विचार भी रखेगा। इस प्रकार से हिंदी जो है 11वीं और 12वीं के लिए अति आवश्यक है। यह हमें समाज में जीना सिखाएगी और समाज में हम उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए हमें तत्पर करेगी। ये चीज़ हमें सीखने को कक्षा 11 और 12 में मिलेगी। इसलिए हम आपको पहला अध्याय भाग 1 और 1/4/2020 को हिंदी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि इसमें सिलेबस में क्या है और हमें कैसी तैयारी करनी होगी, और कक्षा 11-12 में हिंदी का क्या महत्व है, हमें कैसी हिंदी आनी चाहिए। अगर हमें ऐसी हिंदी आती है तो हम उसका सही प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए हमें कक्षा 11 और 12 में अपनी चिंतन स्तर को बढ़ाना होगा, चिंतन शक्ति का विकास करना होगा। उसके लिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्यायों को पढ़ना होगा और अपने विचार व्यक्त करने के लिए चिंतन भी करना होगा। तो हम ये आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम अभी अपने वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, इससे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।